तो अभी अरेंज करने के लिए इसमें हम कैसा ना लेयरिंग करेंगे। लेयरिंग में कैसा होता है कि जो भी लीव्स हैं या छोटे फ्लावर्स या उनके स्टेम्स वाले जो फ्लावर्स जिसे हम जिप्सी कहते हैं, वो आपको पहले डालना है। तो हम क्या करेंगे, लीव्स का एक फॉर्मेशन बनाएंगे। अगर आपके पास अलग अलग फ्लावर्स के लीव्स हैं तो वो भी डाल सकते हो, पर आपको ज़्यादा सेंटर में नहीं डालना है, उसको थोड़ा सा दूर रखना है। मेरे पास दूसरे भी लीव्स हैं, ये वाला मुझे यूज करना है। फिर मैं क्या करूंगा, ये जो छोटे छोटे सा जिप्सो जैसे फ्लावर्स आते हैं हम उनको डालें। जैसे मैंने बताया आपको, ये हाथ से भी कर सकते हो। अगर इससे पतला हो तो आपको ट्वीजर यूज करना है, इसको बोलते हैं ट्वीजर। ज्यादा कोई नाटक करे तो फिर इसमें अभी जैसे ये बहुत ज़्यादा बड़ा है तो इसमें मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा प्लग करूँगा और छोटे छोटे जैसा इसमें एनकेस करूँगा। हाँ, फिर इसमें हम जो ये बड़ा वाला फ्लावर है हम ये यूज़ कर सकते हैं, हम रोज़ यूज़ कर सकते हैं, बट ये ज़्यादा प्रिटी लग रहा है तो हम इसको सेंटर में रखेंगे। फिर अगर मुझे लगता है कि मुझे ये वाले फ्लावर्स यूज करने हैं, फिर ये वाला भी काफी प्रिटी है। प्रॉपर जैसे बुके को हम सजाते हैं, जैसे आप देखोगे मार्केट में यूजुअली लोग कैसे पहले अपना लीव्स लेके उसके अंदर छोटे छोटे जो ये लेके, सेम वे में आपको इसको ऐसे सजाना है। फिर अगर मुझे चाहिए मैं मैरीगोल्ड भी रख दूंगा। अभी मैं क्लस्टर ऑफ ऑल फ्लावर्स बना रहा हूँ, तो बिकॉज आपको समझ में आना चाहिए कि हर एक फ्लावर हम कैसे इसमें डाल सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं। फिर वाइट रोज के लिए भी अगर जगह है थोड़ी सी तो हम उसको यहाँ डालेंगे और ये पीछे वाले फ्लावर को थोड़ा सा खींच के इसके ऊपर लेके आएंगे। मैरीगोल्ड थोड़ा सा परेशान कर रहा है, कोई बात नहीं। फिर इस फ्लावर को हम थोड़ा सा ऊपर लेंगे, एक फ्लावर की जगह और है, इसमें हम यही वाला रिपीट करेंगे। अभी आपको लगता है कि एम्प्टी स्पेसेस हैं तो आप उसमें यही वाले या ऐसे वाले फ्लावर्स डाल सकते हो। सेंटर में आप फिलर्स डाल सकते हो। सॉरी, काम करते हो काफ़ी डॉक्टर वाला जैसा फीलिंग आता है, जैसे हम किसी का ऐसा कुछ किडनी हो उसको हम पियर्स करके हम कुछ ना कुछ कर रहे हो, बट मज़ा इसमें बहुत ज़्यादा आता है। पर ज़्यादा उसको गॉडी भी नहीं कर देना है, हर एक चीज़ भर भर के। ये फ्लावर्स हो चुके हैं सेट। बाकी के फ्लावर्स अगर आपको यूज़ करने तो आप अगले प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हो, पर्सनल प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ कर सकते हो। मेरे पास ये छोटे वाले फ्लावर्स भी हैं, मैं भी इसमें डालना चाहूँगा। ये जापानीज और चाइनीज लोग बहुत इजीली कर पाते हैं उनको तो चॉपस्टिक से खाते हैं, तो उनके लिए ये ऐसा बोलेंगे ना वो काम इजी हो जाता है। इंडियंस के लिए यही बरोबर है। ठीक है,
फ्रीजर का काम हमारा हो गया है, फ्लावर्स का भी हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसको पूरा नहीं भरेंगे एक ही बार में, क्योंकि अगर हम पूरा भर देंगे अभी के अभी, जितना अगर ये समझो 2 इंचेस का थिकनेस है, तो ये पूरा एक्सोथर्म से पूरा क्रैक आ जाएगा। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्रैक कैसे आता है और कैसे दिखता है। अभी हमको सिर्फ एक ही काम करना है कि इसको सील कर देना है, जितने भी फ्लावर्स हैं वो फ्लोट होके ऊपर ना है। इसके लिए हम इसके ऊपर से रेजिन डालेंगे ताकि वो सारे चिपक जाए नीचे के लेयर्स के साथ। उसके बाद हमें सिर्फ उसमें फिलिंग करते रहना है। पूरे फ्लावर्स को आपको थोड़ा थोड़ा रेजिन डाल के, तो एटलीस्ट कैसा है वो शेप और वो पैटर्न में फिल हो जाएगा और वो वैसे ही रहेगा, नहीं तो वो चेंज हो जाएगा अगर आप एक ही बार में ज़्यादा भर दोगे और आपको नेक्स्ट लेयर में प्रॉब्लम आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, हमारा रेजिन का भी जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। ये जैसा ये जो लेयरिंग है, जैसा फर्स्ट लेयर में है, हमें इसमें ब्लो टॉर्च नहीं करना है, बिकॉज अगर आप ब्लो टॉर्च करोगे तो एक तो मोल्ड भी डैमेज हो जाएगा, सेकेंड है कि फ्लावर भी बर्न हो जाएंगे, तो हो सकता है कि उसके ऊपर का जो पार्ट है वो बर्न हो जाए। तो ये लेयर्स में आपको कभी भी ब्लो टॉर्च नहीं करना है। थर्ड, मैं आपको बताऊंगा कि मैंने जो एक्सोथर्म की बात कर रहा था कि अगर आपने इसको पूरा भर दिया तो कैसा एक्सोथर्म आ सकता है, तो मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे देखिए आप, ये गाइस आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो फर्स्ट लेयर था मैंने घाई नहीं किया और उसमें मैंने इसको अच्छे से एक टेम्परेचर पे भी सेट किया और एसी के नीचे रखा था, तो ये लेयर काफ़ी क्लियर आया। और उसी के खुशी में मैंने क्या किया कि दूसरा जो लेयर है वो जल्दी हो जाना चाहिए, और मुझे कहते हैं ना एक घाई था, तो घाई के चक्कर में ऐसा काम हो जाता है कि जो ये लेयर है, ये आप देखोगे तो ये कुछ पैटर्न्स नहीं है, ये कुछ क्रिएट या बोलेंगे ना ब्यूटी नहीं है, ये एक्चुअली एरर है। तो एरर यानी कैसा कि अगर एक्सोथर्म रिएक्शन किसको कहते हैं कि आपके रेजिन का जो टेम्परेचर है वो हो सकता है कि आपको 60 to 70 डिग्रीज तक वो रेज हो जाए, जो आपको 30-40 तक रखना है वो रेजिन का टेम्परेचर। मैं आउटडोर एटमॉस्फेयर का नहीं बात कर रहा हूँ, आपको एसी के अंदर 20 to 22 डिग्रीज में ही रखना है। बट अगर आप वो टेम्परेचर वहाँ रखते हो और रेजिन का टेम्परेचर राइज हो जाता है, तो वो एक ही कारण हो सकता है, इधर आपका बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म है, यानी आपके घर का, आपके स्टूडियो का या आपके फैक्ट्री का, बट अगर आप इसको एसी के नीचे रखते हैं तो हो सकता है कि टेम्परेचर कंट्रोल में आ जाए, तो उसके कारण ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं देगा। बट सेकेंड रीजन ये ऐसा क्यों होता है इज बिकॉज अगर आपने 1 किलो या 4 किलो या बहुत छोटे से मोल्ड के अंदर उसको पूरा फिल कर दिया, मतलब इसमें कैसा होता है, इसको एक्सोथर्म हीट निकलने के लिए आपका जो पैरेलल स्पेस है, यानी अगर आपका ऐसा मैं कहूँगा हॉरिजॉन्टल अगर आपका मोल्ड है, तो वो जितना बड़ा रहेगा उसमें आप 1 इंच तक कास्ट कर सकते हो एक बार में। एटलीस्ट हमारा रेजिन इनफाइनाइट आप 1 इंच तक कास्ट कर सकते हो। बट वही चीज़ को भले आप उसमें 4 kgs डाल दो, बट मोल्ड ऐसा लंबा होना चाहिए। बट सेम वॉल्यूम का अगर आप उसमें समझो आप छोटे से मोल्ड में, बट उसका हाइट अच्छा खासा फिल कर देते हो 3 इंच या 4 इंच तक, देन वो पूरा का पूरा लेयर बॉयल हो जाएगा, वो बबल्स छोड़ेगा, प्लस बहुत ज़्यादा ओवर हीट हो जाएगा, इतना कि आप हाथ भी नहीं लगा सकते। थर्ड है कि आपका जो मोल्ड है, स्ट्रक्चर है, वो पूरा ख़राब हो जाएगा। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप रेजिन आर्ट सीखो ना सीखो, बट मेंटेन करना टेम्परेचर ये आपको पहले सीखना चाहिए, बिकॉज बाकी सारे आर्ट वर्क्स आपके तभी अच्छे बनेंगे जब आपका मेंटेन होता है टेम्परेचर। बिकॉज द मोमेंट आपको लगता है कि हाँ मैं अगर आप देखो हॉबी के लिए कर रहे हो, आपको कोई चीज़ का इन्वेस्टमेंट करने का ज़रूरत नहीं है, चाहे वो हीटर हो या एसी हो। बट अगर आप एज अ प्रोफेशनल, अगर आप उसमें एक बिजनेस बनाना चाहते हो, एक धंधा बनाना चाहते हो, तो आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सारी चीज़ों, मतलब जो उसके पैरामीटर्स हैं उस पर ज़्यादा फोकस करें। आर्ट वर्क तो देखो आज नहीं तो कल तो बन ही जाना है, बट जो उसके कहते हैं ना, हम एक फिनिशिंग के लिए जो पैरामीटर्स लगते हैं कि आपको बबल्स नहीं आना चाहिए, आपको फिनिश एकदम ग्लॉसी आना चाहिए, डस्ट नहीं आना चाहिए, उसके लिए आपको आपके एरिया वगैरह सारा क्लीन रखना पड़ेगा। तो जो टेम्परेचर की बात है, मैं एक ही सजेस्ट करूंगा कि आप लो टेम्परेचर्स में ही काम करें। देखो इसको लो टेम्परेचर्स में काम करने से और एक उसका क्या फ़ायदा है कि इसका क्योरिंग थोड़ा सा स्लो हो जाता है। स्लो होने के कारण कैसा है ना, आपको जो अगर बबल्स के चांसेस हैं, अगर आपको लगता है तो आप उसमें को पॉप कर सकते हो, बट अगर वो गर्म हो गया और 4 घंटे में सूख गया, देन आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। सो यस, ये भी एक लर्निंग है। ये देखो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, हो सकता है आपके साथ वापस हो भी, तो आपको घबराना नहीं है और किसी लोगों को डीएम नहीं करते रहना है कि अरे ये कैसे हुआ कैसे हुआ कैसे हुआ। आप सिर्फ मुझे डीएम कर सकते हो अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है उसके बाद भी।
तो भी मैं उसमें सोल्यूशन आपको बताऊंगा कि इसको कैसे आपको रेक्टिफाई कर सकते हो, या कैसे आपको इसको प्रिवेंशन करना कि अगला आपका अगर काम हो तो उसमें मटेरियल भी वेस्टेज ना जाए। और जैसे वेस्टेज की बात की है, देखो अगर आप इंडियन हो और इससे बिलोंग करते हो तो ये हमारे रग रग में होता है कि हम मटेरियल से काफ़ी ज़्यादा कंजूसी करते हैं। तो आपको उस चीज़ में कंजूसी नहीं करनी है, बिकॉज आपको आउटकम बहुत अच्छा देना है। तो अगर आप क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करोगे और को आप चाहोगे कि अरे यार मैं इतना महंगा रेजिन क्यों लूँ, मैं सस्ता रेजिन ले सकती हूँ, इसमें क्या होगा, आपको अभी जो आउटकम है, अगर मैं सस्ते रेजिन से कुछ बनाऊँ और महंगे रेजिन से कुछ बनाऊँ, दोनों का आउटकम अभी फ़िलहाल के लिए एकदम सेम होगा। बट जैसे ही ये टाइम बीतेगा, यानी आपके 3 से 4 महीने होंगे, आपको प्रॉब्लम्स देना चालू हो जाएगा। हो सकता है वो येलो हो जाए, ब्रिटल हो सकता है, थर्ड उसमें क्रैक्स आ सकते हैं, उसका कोटिंग, अगर आपका कोटिंग रेजिन है तो कोटिंग निकल सकता है। और इसमें कैसा होता है कि जैसा आपने कास्टिंग किया है, तो कास्टिंग के वक्त भी आपको इश्यूज आ सकते हैं, जैसे मॉइस्चर इशू है, श्रिंकेज का इशू है। तो उसमें कैसा है, बिकॉज अगर ये सस्ता रेजिन है तो उसमें वो इतनी सारी चीज़ें नहीं डाली, मतलब चीज़ें, यानी मैं कहूँगा कि जो एडिटिव्स लगते हैं उस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए, जैसे मॉइस्चर आ रहा है तो मॉइस्चर को एलिमिनेट करने के लिए, तो वो चीज़ें उसमें नहीं डाली होती हैं। बट हम लोग जब रेजिन को बनाते हैं तो हम यही सोच के बनाते हैं कि एक आर्टिस्ट को कैसे यूज़ कर सकता है और कितना ईज आउट कर सकता है। और दूसरी जब अगर मैं आपको बात बताऊं तो एक है कि आपको अपने रॉ मटेरियल को वर्शिप भी करना है। आप वेस्टेज जितना हो सके उतना कम कीजिए। मतलब ऐसा नहीं कि जस्ट बिकॉज यू हैव मनी एंड यू कैन बाई इट, यू कैन बाय मोर मटेरियल, तो उसका मतलब नहीं कि आप यूज़ करके उसको फेंकते जाओ, या आपको लग रहा है कि कोटिंग में मुझे 100 ग्राम्स लग रहा है पर आपने 200 ग्राम्स बना दिया है, तो वो 100 डाल के बाकी का 100 ग्लास में रख के फेंक दिया। आप यूटिलाइज करो कि आपका छोटा मोटा कोई मोल्ड हो उसमें डाल दो। अभी जैसे मेरे पास ये मैंने पूरा खत्म कर लिया, पर अगर आपको कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या कर सकते हो कि आप जितना आपको यूज़ लग रहा है उतना यूज़ करो, बाकी का जो है वो आप किसी छोटे मोटे ज्वेलरी या पेंडेंट या टॉप कोट के मोल्ड में डाल के उसको आप यूटिलाइज कर दो। सो येस, अभी हम इसको रखेंगे एटलीस्ट 12 आवर्स, एंड 12 आवर्स के बाद हम वापस आएंगे, वापस इसके अंदर एक कोटिंग, अपना एक कास्टिंग करेंगे, एंड देन इसको एटलीस्ट हम एक लेयर और फिल करेंगे। तो ये टोटल 2 लेयर का काम है, यानी इसमें और 2 दिन जाने वाला है। कभी भी फ्लावर का काम है, आपको क्लाइंट के पास से घाई में नहीं लेना है कि हाँ मैं आपको 4 दिन में बना के दे दूंगा। हमेशा आप एटलीस्ट बफर टाइम रखिए 10 से 15 दिन का, ताकि आपका अगर 7 दिन में भी बनता है तो देन इट इज़ वेल एंड गुड। बट अगर आपका नहीं बनता है तो आपके पास ऑल्टरनेटिव टाइम है वो पीस को वापस रेक्टिफाई करके अच्छे से बनाने के लिए। सो आप भी ये चीज़ अगर साथ में ट्राई कर रहे हैं तो आप भी स्टेप बाय स्टेप ट्राई कीजिए, और इस आउटकम का आप वीडियो या BTS को शूट कर रहे हैं तो हमें आप टैग भी कर सकते हैं। थैंक यू।